आमदीद अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद मेरे प्यारे से चैनल पर। तो व्यूअर्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ तुम क्या मिले जाने जाके। ये 30 किस्सें यानी कि 30वीं किस्त आ रही है। तो मैंने कल भी डाली थी, मगर शॉर्ट में थोड़ा डाला था मैंने। तो आप लोग को पता नहीं कैसा लगा हो, तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा ज़रूर। वैसे और इसकी राइटर तो आप लोग को पता है कि दानिया हसन है, जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। अब स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। अभी देखिए एकदम से तो मज़ा आता नहीं है ना। अब कुछ स्टोरियाँ शुरू से बहुत वो होती हैं, कुछ स्टोरियाँ आगे जाके बहुत अच्छी होती हैं। मैंने ऐसी स्टोरियाँ बहुत पढ़ी हुई, तो आप लोग को भी अच्छा लगा। अब अफ़ान और युसरा आमने सामने आए हैं, तो भाई धीरे धीरे तो होगा। अब कोई फिल्म तो है नहीं कि 3 घंटे देखी और हो गया। तो चलिए आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे हैंडसम अफ़ान को देखते हैं वो क्या करते हैं। कि पहली बार तो वो डिनर पे लाए तो कितना घबरा रहे थे लड़कियों की तरह, और हमारी युसरा बेचारी कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। अफ़ान अपनी ड्राइविंग सीट पे बैठा धीरे धीरे ड्राइव कर ही रहा था। मुझे लग रहा था गाड़ी चला रहा हूँ या बैलगाड़ी चला रहा हूँ, मुझे हुआ क्या है। अब क्या है ना, मोहतरमा को पहली बार तो साथ लिया, मुझे ये पता भी नहीं भाई ये रैश ड्राइविंग मैं करूँ तो ये डर जाएँ या सहम जाए, पता नहीं क्या शिकायत लगा दे, मम्मा से खफा हो जाए कि तुम्हें मैनर्स नहीं। किसी लड़की को लेकर जाते हैं तो उसका ख्याल रखते हैं, उससे पूछते हैं तुम्हें कोई तमीज़ तहज़ीब नहीं रह गई है अफ़ान, तुम्हें अच्छे से पेश आना चाहिए, आखिर को तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, और तुम मेरी नाक कटवा दोगे वगैरह वगैरह। इरफान के कान में सारी बातें गूंज रही थी, पर मैं क्या करूं। ऐसे गाड़ी चलाते तो मेरे तो उलझन, मैंने कभी तो लोग गाड़ी चलाई नहीं है ना, उलझन भी हो रही है। और ये लड़की तो कुछ बोलती ही नहीं है, मैं क्या करूं, थोड़ा कुछ बोल ही ले खुद से। ये तो ऐसे छुई मुई बनी बैठी हैं जैसे पता नहीं कहीं गाँव से आई हैं कि आसमान से उतरी हैं, परी हैं कि इन्हें कोई छू लेगा या कुछ पूछ देगा तो ये एकदम से मुरझा जाएंगी, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। अफ़वान ने एक कनखियों से तिरछी नज़र डाली उसके खूबसूरत वजूद पे। युसरा जो शीशे के बाहर देख रही थी, युसरा का भी वही हाल होता, उसे लग रहा था रास्ता अब कब ख़त्म होगा और इस आदमी से मेरी जान छूटे किसी तरह, बस मैं जल्दी से पापा के पास पहुँच जाऊँ, इससे मेरा पीछा छुड़े। इतना टाइम कैसे मैंने काटा ये मैं ही जानती हूँ। उफ़, इस शख्स के साथ रहना भी बड़ा मुश्किल काम है, या अल्लाह। ऊपर से ये मेरा शौहर हो चुका है। क्या सारी ज़िंदगी में इसको कैसे हैंडल करूँ, कैसे झेलूँगी या अल्लाह। इतनी देर में ना मेरे तो पसीने छूट गए या अल्लाह। अजीब तरह का बिहेव अपने ही आप में मगन रहता है, सामने वाला लगता है इसके कोई है ही नहीं, अपनी ही धुन में रहता है ना। ये लगता है अपने को बहुत पसंद करता है इंसान, उनमें से है जो खुद पसंद लोग होते हैं ना, ये वही लग रहा है। किसी को खातिर में नहीं लाते, अपनी पर्सनालिटी का बहुत रोब है इनको, बहुत सोचते हैं कि मैं हसीन खूबसूरत तो सारी लड़कियाँ मेरे पीछे लग जाती होंगी, और फिर मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूँ। ओ माय गॉड। लड़कियों के तो ऐसे जॉब वाले बहुत पसंद होते हैं, लड़के तो ख्वाब देती हैं एक सुबह सीबीआई ऑफिसर, ऊपर से पर्सनालिटी इतनी शानदार, उफ, तो आंखों में बसते देर कहाँ लगती है। लड़कियों तो इन सब लड़कों के दिमाग ही ख़राब रखे हैं। अरे होंगे तो होंगे, क्या हम लड़कियां क्या कम है, क्या हम लोग ऑफिसर नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते। हमारे वहाँ माँ बाप हम लोग को पढ़ने ही नहीं देते कुछ लड़कियों को, तो मगर हम भी तो बन सकते हैं, हम भी कोई कम थोड़ी हैं। अल्लाह ने हमें भी अच्छी शक्ल सूरत दी है, और ना भी दी हुई तो क्या हम क्या इनके गुलाम गुलाम है क्या। ये सपनों के बस सौदागर शहज़ादे ही बन के रहेंगे, नहीं अब दौर बदल चुका है। अब कोई शहज़ादे का इंतज़ार नहीं करता, अब लड़कियां खुद ही अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं, अपने लिए वो हर चीज़ खरीद सकती हैं जो हाँ ये दे सकते हैं, मतलब इनसे मांगो तो मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं। दूसरा ने बहुत तिरछी नज़रों से देखा उस पर्सनालिटी को जो अपनी ही धुन में मगन था, और अपने आप ही में मगन था, और न जाने कौन सी धुन गुनगुनाए जा रहा था। ये नहीं कि म्यूज़िक चला जाए, इनकी धुन सुनने से तो अच्छा ही कि म्यूज़िक ही चला जाए, पर मैं तो पहले ही उस तरह से सोचा कि लाओ थोड़े म्यूज़िक चला, थोड़ा अजीब सा माहौल है, थोड़ा अच्छा लगेगा, मगर नहीं, पता नहीं भैया बुरा मान जाए, किस टाइप का इंसान है, कहीं मुझे डांट दे। गाड़ी तो उसी की है ना, वैसे गाड़ी तो काफ़ी शानदार है, मगर मेरी तो नहीं है ना, और फिर मैं इसे इतना जानती भी नहीं हूँ, पता नहीं क्या कह दे, मुझे डांट दे, क्या पता गाड़ी से उतार दे। गुस्से वाला भी लग रहा है, कहीं बीच रास्ते में उतार दिया तो कह दे कि आपकी कैसी हिम्मत हुई मेरी गाड़ी छूने की, और आप होती कौन है वगैरह वगैरह। पता नहीं भैया, मुझे तो ऐसे लोगों से डर लगता है, मेरा आज तक साथ का नहीं पड़ा किसी और की गाड़ी में जाने का। और फिर ये बंदा तो कुछ अजीब ही लग रहा है, कुछ अजीब सोच का इंसान है ना। मैं इतनी देर इसके साथ ही मैं समझ में कुछ नहीं आया, बस अपने ही खाए पीने में लगा था, कुछ ख्याल भी नहीं रख रहा। बस एक दो बार पूछ लिया, जैसे लगता फॉर्मेलिटी निभा रहा हो और मुंह पे मार रहा हो। किसी मेहमान को अगर लाते हैं अपने साथ तो पहले उसका ख्याल रखते हैं ना, कि अपने आप ही में लगे रहते हैं। और उधर अफ़ान का सिगरेट पीने का बहुत दिल हो रहा था, मगर क्या करें, बहुत मजबूर थे। एक तो ये लड़कियों को साथ लाना, ऊपर से इनकी जिम्मेदारी रखना, ऑफ कोर्स। अभी अच्छे खासे 3-4 सिगरेट तो पी लेती है, और खूब अच्छी म्यूज़िक चला के खूब आराम से मैं ड्राइव कर रहा था, और कितना अच्छा मौसम भी हो रहा है आज तो। मगर नहीं भाई, अब ये जो नाजुक सी सनत बैठी है ना मेरे साथ, अब पता नहीं किस तुनक मिजाज की हैं कि किस मिजाज की, ये भी मैं नहीं जानता हूँ अभी तो। वैसे देखने में तो मैडम धान पान सी नाजुक सी हैं, मगर उस दिन तो बड़ी तेज़ी दिखा रही थी, आखिर को
धान पान से कैसे हो सका? अफ़ान ने अपने फ़ौरन सोचा, क्योंकि ये तो किसी ग्रोह से ताल्लुक़ रखती है ना, तो ये नाज़ुक नहीं हो सकती, ये तेज़ लड़की, चालाक लड़की होगी। भला ही जो मुझे किडनैप कर सकती है, तो वो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकती है। अफ़ान जहांगीर सँभल जाओ, ये कोई आम लड़की नहीं है जो तुम्हारे पास बैठी है, तुम ज़रा सँभल के रहो और फूँक-फूँक के कदम रखो। अब ये तो तुम्हारी बीवी है, क्या पता किस गैंग वालों ने साज़िश की हो और मेरी शादी तभी इससे हो गई, और इतनी आनन-फानन शादी क्यों हुई? ओह गॉड! इस लड़की ने मजबूर किया होगा या इसके बॉस ने की ना, किसी तरह इस लड़की को फँसा, क्यों आज तक मुझे कोई फँसा तो पाया नहीं है। और लड़कियां तो जल्दी ही लड़कों को फंसा लेती हैं अपने हुस्न के जाल में, और देखो मैं भी फंस गया। और फिर ये तो मेरी कज़िन भी हो रही थी, और इनको कोई समझ भी नहीं पाया कि इतने अमीर बाप की इकलौती बेटी भी हैं, तो इन्हें कौन सोचेगा कि इन्हें दौलत की तो कमी है नहीं। मगर मेरे ही समझ में नहीं आता, जो गरीब लड़कियां होती समझ सकता हूँ कि वो गलत रास्ते पे चली जाती हैं, या लोग बहला फुसला के ले जाते हैं, या घर के हालात ऐसे होते हैं। पर इस लड़की को देख के कोई कह सकता है कि इतने गैंग से ताल्लुक़ रखती है, और भला इसी पैसे की क्या ज़रूरत है? ज़रूर फिर ख़राब तरबियत पाई है इसने, या ये अय्याश टाइप की लड़की है, किस टाइप की लड़की, मैं कैसे समझूं? फिर ये उन लड़कियों के साथ कर क्या रही थी, मैं कुछ समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ? और ये आज मेरी बीवी बनी बैठी, मेरी फ्रंट सीट पे मेरे साथ बैठी है, मैं उसकी खातिर कर रहा हूँ, उसे घुमाने फिराने ले जा रहा हूँ। वाह अफ़ान, क्या किस्मत पाई है तुमने भी। कभी तुमने ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा ना कि तुम्हारा साथ का ऐसी लड़की से पड़ेगा, वो भी तुम्हारी बीवी हो जाएगी, भला बताओ। तभी सब जल्दी जल्दी मेरी शादी करे दे रहे थे ना, किसी ने मुझे मौका दिया ना, मैं कभी इससे मिल पाया ना, मैंने इसे कभी देखा, अगर देख लिया होता ना, तो मैं तो कभी शादी के लिए तैयार ही नहीं होता। और मैडम का दिमाग अक्सर सही करता ना, फ़ौरन उठा के जेल में डाल देता। कि इनकी हिम्मत कैसी हुई कि इन्होंने मुझे किडनैप, बोला अफ़ान जहांगीर को, जिसे एक दुश्मन हाथ ना लगा सका आज तक। बड़े से बड़े सूरमा है, मैंने सबको चित कर दिया, हरा दिया, मैदान छोड़ के सब भागे, और एक मासूम नाजुक सी लड़की से मैं हार गया। भला बताओ, मेरा कोई दिली ताल्लुक़ तो है नहीं इस लड़की से, और इसका भी नहीं होगा। हो सकता है मेरी पर्सनालिटी ऐसी ही शायद फ़िदा हो गई होगी, पर ये तो मुझे पहले से कैसे। अच्छा, तो ये तो गिरोह से ताल्लुक़ रखती है। अफ़ान, तुम समझ क्यों नहीं रहे? तुम इसकी साजिश का शिकार हो चुके हो। ओह गॉड! ये क्या हो गया है मेरे साथ? तो उसका तो सर फटने लगा, और इस लड़की को देख के तो मेरे गुस्सा ही आने लगता है। भला बताओ, ये नाजुक लड़की मुझे किडनैप कर चुकी है, मेरे तो यकीन करना ही मुश्किल हो जाता है। पर क्या करें, ज़िम्मेदारी तो निभानी है, ख़ानदान की रस्म व रिवाज, दुनियादारी तो निभानी पड़ेगी। अफ़ान साहब, आप इनके शौहर हो चुके हैं। कोई बात नहीं, लड़की तो मैं बड़ी जो आराम से सुकून से मेरी गाड़ी में बैठी हो ना, बड़े हक़ से। कोई बात नहीं, एक दिन आएगा तो मैं इस गाड़ी से धक्के मार के निकाल दूँगा, ज़रा बस मुझे असलियत पता तो चल जाए। फिर मम्मा के सामने और ख़ानदान वालों के सामने तुम्हारा जो ये नकाब चढ़ा हुआ है ना, खूबसूरत नाजुक सी लड़की का, बहुत पाक-बाज़ बनी बैठी हो ना, ऐसा उतार के फेंकूँगा ना कि दुनिया हैरान हो जाएगी। मगर मुझे भी तरस भी लगता है, तुम्हारे पापा इतने नाइस हैं, तुम्हें ऐसी रास्ते पे चलने की क्या ज़रूरत है? आजकल लड़कियों को शौक भी ना एडवेंचर करने का। मगर ऐसे लोग से मिले कहाँ होंगे? ये लड़कियाँ कौन थी इसके साथ? वो तो बहुत तेज़ तर्रार थी, ये तब भी मुझे सीधी ही लगी थी। मगर कहते हैं ना, खूबसूरत चेहरों के पीछे घिनौना चेहरा होता है। खूबसूरत चेहरे जल्दी ही फँसा लेते हैं अपने जाल में। तो मैडम भी वही चीज़ निकली। कोई बात नहीं युसरा, अफ़ान आप ख़बरदार हो जाइए, आपकी ज़िंदगी में अब एक ऐसा शख्स आ चुका है जो आपको भी दिमाग सही करने के लिए काफ़ी है। जो आप बहुत गुरूर से बैठी हैं ना, एक दिन गुरूर ना तोड़ दिया। अफ़ान अपनी ही सोचों में ड्राइव किए जा रहे थे और गुस्से में भी थे। बार बार हल्की सी नज़र युसरा पर डाल लेते थे। युसरा डर के मारे तो साथ भी शायद लेना ही भूल जाती, इतना उसे खौफ लग रहा था। अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था, अजीब निगेटिविटी थी उसकी गाड़ी में, और इस इंसान से तो मुझे भी पॉजिटिविटी नहीं आ रही है। अल्लाह कब ये रास्ता ख़त्म होगा? वो होटल भी लेकर आया, तो लग रहा है शहर के बाहर ही लेकर आ गया। क्या वहाँ इतने होटल है, वहाँ नहीं ला सकता? ज़रूरी थी अपनी पसंद की जगह लेकर आया होगा। मेरी क्या पूछेगी, इसने एक बार भी मुझसे कुछ पूछा? हाँ, बड़ी इनकी माँ कह रही थी, बड़ा ख्याल रखेगा ये, ख्याल रखेगा ये शौहर है। माई फुट, मैं तो इसे कभी अपना शौहर तस्लीम नहीं करूँ। मुझे पता है तो उसी औरत का सगा भांजा ना, बिल्कुल उसी की तरह है ना, बस अपने बारे में ही सोचना, और क्या करेगा। तभी अल्लाह अल्लाह करके रास्ता तय हुआ, युसरा की जान में जान आई। जब हॉस्पिटल के सामने उसने गाड़ी रोकी, शुक्र है कि मुझे कहना नहीं पड़ा, ना इसने कुछ पूछा, कोई रास्ते में बात भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो ज़िंदगी में कभी इसके नहीं। इससे पहले अफ़ान उतरते और अपने अदब और आदाब दिखाते, गाड़ी का दरवाज़ा खोलते कि एक जेंटलमैन की पहचान होती, मगर युसरा ने ऐसा मौका ही नहीं दिया। उसने धड़ से दरवाज़ा खोला और अंदर ऐसे तीर की तरह भागी कि ऐसे लग रहा था अफ़ान गन लिए उसके पीछे ही आ रहा है और उसे पकड़ के जेल में डाल देगा। युसरा तो ऐसा भागी और जाके आईसीयू के दरवाजे के पास ही रुकी, और उसकी सांस भी फूल गई थी। ऊपर से ये हॉस्पिटल इतना बड़ा क्यों है, उसने लिफ्ट भी नहीं ली।
जैसे जीने चढ़ने जो भी रास्ता आ रहा था बस चले जाने दे, मुड़ के देखना भी गंवारा नहीं किया वो अफ़ान कुछ कह रहा है या नहीं। और वो अफ़ान भी हक्का-बक्का खड़ा था, ये क्या हो गया इस लड़की को, क्या पागल-वागल है क्या, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये कोई मैनर्स होता है। मैं आ रहा था ना दरवाज़ा खोलने, अजीब लड़की है, ना सलाम ना दुआ की थैंक्स इंसान बोल देता, नहीं बस उठी और दंदनाती चली गई। मैं इनका कोई गुलाम-वुलाम नहीं हूँ, ये इन्होंने अपना शोफ़र समझ रखा है कि मैं इनके लिए दरवाज़ा खोले कर, ये मैं तो अदब दिखा रहा था। एक जेंटलमैन का काम होता है ना लेडीज़ के साथ अच्छा बिहेव करना, वरना कल को माँ कहेंगी तुम्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं। अब तो ये दुनिया को दिखाने के लिए मेरी बीवी ही तो हैं, मगर मैं क्या, मैं तो अच्छे से पेश आ रहा था। ये लड़की बढ़िया जी, मैंने इतना अच्छा बिहेव किया, इतना ख्याल रखा, वो भी अफ़वान जहांगीर से कोई उम्मीद कर सकता, वो भी एक लड़की के लिए। बताओ, मैंने अपने मिजाज के खिलाफ आज सारे काम के, सिर्फ अपनी माँ की खातिर, इस दुनिया की खातिर, और अंकल जो बेचारे इतने नाइस है, और अपनी खाला की खातिर इस लड़की के लिए किया। मगर नहीं, ये लड़की तो बड़ी अकड़ी है, ये अपनी अकड़ में रहती, लगता है दौलत का बहुत गुरूर है इस लड़की को। तो मैं कौन सा गिरा पड़ा हूँ जो बड़ा समझ रही है, मुझे बहुत गुरूर वाली लगती है। उस दिन भी मुझे ये बहुत गुरूर पीटी लगी थी, इसकी आंखें तो हमेशा चढ़ी ही रहती, पता नहीं दुनिया को कुछ समझती नहीं अपने आगे, अपने हुस्न में भी अकड़ी रहती है। हम बढ़िया ये समझती कि अफ़ान जहांगीर नाम है मेरा, मत भूलो तुम्हारा शौहर कौन है, तुम्हारे दिमाग ने सही कर दिया है, युसरा तो नाम नहीं अफ़ान जहांगीर, देख लेना। उसने अपने आप से हैत किया और गाड़ी का दरवाज़ा लॉक किया और अंदर की तरफ बढ़ गया। और जाके अब मम्मा और खाला जहाँ पहले से बैठी हुई थी, आईसीयू में बार बार जाने को तो मिलता नहीं, इसलिए दोनों बाहर ही बैठी हुई थी। ओहो बेटा तुम आ गए, युसरा कहाँ है, युसरा कहाँ है, मतलब क्या वो अंदर नहीं आई। अरे मैं तो क्या, तुम कहीं से छोड़ तो नहीं आई, अफ़ान तुम्हारा यही दिमाग खराब, अरे बात तो सुनिए, लेकर आया हूँ भाई आपकी चहेती को, तो कहाँ है, तो वो इधर तो आई नहीं। अरे तो वो हो सकता वहाँ चली गई हो ना अंकल के पास, वो काफ़ी डिस्टर्ब भी हो रही थी, उसने बात बनाई, उसने कुछ ऐसा जाहिर नहीं किया कि उन दोनों के बीच एक सर्द जंग शुरू हो चुकी है। अच्छा अच्छा तो ठीक है, मगर मैं देख के आती हूँ उसकी मामा ने कहा। और शगुफ्ता और अफ़ान को वहीं छोड़कर वो चली गई। हाँ, तो कैसी रही भई तुम्हारी फर्स्ट मीटिंग अफ़ान, बताओ ना, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि तुम पहली बार अपनी बीवी को लेकर, वो भी एक लड़की के साथ, तुम्हें अच्छा बिहेव करना तो आता ना, इतने मैनर्स तो तुम्हें सिखाए हैं ना बेटा, तुमने अच्छे से बिहेव किया था कि नहीं एक लड़की से। हाँ हाँ भाई किया था, और मैं क्या करता कि हाथों से अपने खिलाने लगता, ये गोद में अपने बैठा लेता, आप क्या चैन दे। ये अच्छे मैनर्स क्या होते हैं मामा, आप ये बताइए पहले, मैं क्या उन्हें मार रहा था, या वो मेरी दुश्मन थी, या मैं उन्हें ले जाता और वो क्या कहते हैं वो पहना देता हथकड़ी, और घसीटते ले जाता हूँ, मारने लगता हूँ, गालियाँ देने लगता। अब क्या सोची मैं, माना कि सीबीआई ऑफिसर हूँ, पर मुझे इतनी मैनर्स तो है ना कि लड़कियों से कैसे पेश आए। फिर आपकी चहेती बहू है, मैं कैसे मैनर से नहीं पेश आता उनके साथ। हाँ हाँ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, पहले मैं यूसरा का चेहरा देख लूँ, मैं समझ जाऊँगी कि तुमने उसकी खातिर की है कि नहीं, उसे अच्छे से खिलाया पिलाया कि नहीं, उसका सारी पसंद नापसंद तो पूछ ली थी ना। देखो इतनी देर टाइम दिया मैंने तुम्हें कि सब जान लो तुम, फिर ये मौके कहाँ तुम्हें जल्दी मिलेंगे, तुम तो हरकत काम ही में घुसे रहते हो। और वो लड़की भी अजीब है मेरी बहू, आजकल वाली लड़कियों वाली कोई अकल ही नहीं है उसके ना, वो है देखो लड़कियां कितना इतराती हैं, और शादी हो जाए तो वो भी तुम जैसे इंसान उसका शौहर हो तो कितना इतलाती हैं, अदाएँ दिखाती हैं, शौहर के आगे पीछे ना आती, मगर इस लड़की को देखो तुमसे 10 फीट दूरी रहती है, तुम्हें देखना ही नहीं चाहती, ऐसा लगता नज़रें झुकाए शर्म के मारे खड़ी रहती है। इस ज़माने में ऐसी शर्मीली लड़कियां हैं, मुझे बहुत ताज्जुब होता। हाँ हाँ, अफ़ान ने दिल में सोचा, आप ही को दिख रही हुई शर्मीली, अपने बहू के कारनामे जान लीजिएगा ना तो पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। जिसने आप इस लड़की को आपने मेरी बीवी बना दिया है ना हमसफ़र, आपको पता चलेगा कि मैडम पहले ही अपने शौहर को किडनैप कर चुकी थी, और इनका एक गिरोह से ताल्लुक़ है। जितनी मासूम ये दिख रही है इतनी मासूम है नहीं, पर क्या करूँ, मैं अपने मामा के ख्वाब नहीं तोड़ सकता, चुप रहना ही बेहतर है। अच्छा जाओ देखो इस हाँ मामा ठीक है, मैं जाता हूँ युसरा के पास, आप परेशान क्यों नहीं, अरे देखो ना जाके वो आईसीयू के बाहर ही खड़ी होगी, उस बच्ची से कहो परेशान ना, अब तो पापा उसके ठीक है ना, कल वो लोग रूम में शिफ्ट कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है, तो आप ही जाके देख लीजिए ना, मैं ज़रा थक गया। अच्छा बड़े कमज़ोर हो ना तुम, ये जिम्मेदारी निभा रहे हो शौहर होने की। ओहो मामा, इसमें शौहर की क्या बात आ गई, आप देख लेना, मैं ज़रा थक गया, आप समझे ना, थोड़ा रहम करें ना अपने बेटे पे। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारे बहुत नखरे हो गए जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, तुम बहुत बदल गए। लो भाई इसमें बदलने के, एक तो आपका हुक्म माना, और पर से आपकी दुलारी को ले गया, खिलाया पिलाया घुमाया। हाँ ऐसे कर रहे हैं जैसे बड़ी शॉपिंग करा के लिया मेरी बहू का, अगर खुश होती ना तो पता ही चल जाता। अच्छा मैं देख के आती हूँ, अगर वो खुश नहीं हुई ना तो सोच लो अफ़ान तुम्हारे कान ना खींचे तो देखना, हो गए कहीं के ऑफिसर, मुझसे मत बताना। ओके ओके, अच्छा जैसी आपकी बहू कहें, अगर मेरी शिकायतें लगाएं तो बताइए। यानी कि आपकी बहू ना लड़ाका बहू ले आई है, अब अभी से माँ बेटे में लड़ाई लगवा रही है, आगे क्या होगा मामा आप सोचिए। अभी भी खैर है, आप सोच लीजिए, चुप करो, ऐसी बतवाल नहीं लगाते मुँह से। मेरी बच्ची बहुत अच्छी, इतनी प्यारी नाइस सी तो है, जैसी बहू मैं चाहती थी वो वैसे ही समझे। और तुम्हारे दिमाग सही करने वाली वही लड़की, हाँ दिमाग सही वो कर रही है, मैं उसके दिमाग सही कर दूँ, वो दिल में सोचता अफ़ान बढ़िया ही है मैडम, देखिए वहाँ जाके खड़ी होंगी नहीं कि यहाँ बैठे हैं, जबकि पता अंदर नहीं जाने देते हैं। हाँ मैं समझ रहा हूँ कि अपने फादर के लिए बहुत परेशान, और कोई भी बेटी होगी तो अपने फादर के लिए परेशानी होगी।
मैं समझ सकता हूँ इस टाइम यूसरा की जो दिल की हालत है, अपने बाप को लेकर बहुत अपसेट हैं, बहुत परेशान है, इसीलिए वो ठीक से खा नहीं रही थी, इसीलिए मैंने ज़्यादा उन्हें फ़ोर्स भी नहीं किया और मैं उनके मिजाज को इतनी अच्छी तरह जानता भी नहीं हूँ। मैं समझ सकता हूँ, मैं उन्हें कुछ कह नहीं रहा। मैं अब तो सही वक़्त का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब सही वक़्त आएगा और मैं उनसे पूछूँगा ज़रूर कि उस दिन जो हरकत की थी उन्होंने वो और किस गिरोह से ताल्लुक़ रखती हैं। फिर अफ़वान की सोचें उधर ही चली गई थी उसी उलझन में। शगुफ्ता कहती हैं, तुम उठ रहे हो कि नहीं? ओहो मम्मा आप जाएँ ना, अच्छा ठीक है मैं ही चली जाती हूँ, तुम बैठो। ऐसा करें ना, मेरे लिए ज़रा ऑर्डर कर दें, मुझे कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा है। हाँ बस अभी इतना खा के फिर कॉफ़ी, तुम इतनी कॉफ़ी क्यों पीते हो? अफ़वान अपना ध्यान रखा करो बेटा, अब तुम शादीशुदा हो, अपनी ज़िम्मेदारी निभाना सीखो, समझ रहे हो ना? यूसरा वहाँ आईसीयू रूम के बाहर ही खड़ी थी और ग्लास वॉल से अपने पापा को देख रही। इतने घंटे हो गए थे ना उसे देखे हुए, बहुत बेचैन हो रही थी। फिर आँखों से आंसू निकलने लगे थे, पूरा चेहरा आंसुओं से तर हो गया था यूसरा को। यूसरा को रह रहे के बार बार रोना आ रहा था अपने पापा को इस हालत में देख के, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तभी सबा उसके कंधे पे हाथ रखती हैं। अरे बेटा परेशान क्यों हो रही? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कैसा लगा? डिनर तो ठीक से किया ना? अफ़ान तुम्हारा ध्यान तो रख रहा था ना बेटा? तो सब ठीक है ना? कोई मिसबिहेव तो नहीं हुआ? उसने कुछ कहा तो नहीं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, सब ठीक है। ये बताइए मेरे पापा कैसे हैं? हाँ, हाँ बेटा अब ठीक हैं पहले से। देख नहीं रही हो मैं तुम्हें ठीक नहीं लग रही हूँ? मैं भी खुश हूँ। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे पापा अब ठीक हो गए हैं और कल ही रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर हम जल्दी उन्हें घर ले जाएँगे। तुम परेशान मत हो बेटा, अगर तुम हल्कान होगी तुम्हारे पापा ने ऐसे तुम्हें देख लिया तो वो बिल्कुल खुश नहीं होंगे। तुम जानती हो तुम्हें वो कितना प्यार करें, दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ तो तुम ही हो यूसरा, तुम समझती क्यों नहीं हो? बेटा ऐसे हल्कान होगी ना तो तुम्हारी तबीयत ना ख़राब हो जाए, फिर मैं 2-2 लोगों को कैसे सँभालूँगी? नहीं कुछ नहीं होता मुझे, मेरे पापा अच्छे हो जाएँ बस, और क्या चाहिए? मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरी पूरी दुनिया मेरे पापा ही हैं। मेरे पापा जो कहेंगे मैं वही करूँगी। मेरे पापा अगर कहेंगे कुएँ में कूद जाओ तो मैं कुएँ में भी अब उनके लिए कूद सकती हूँ। मेरे पापा की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। बस वो पहले की तरह हँसने मुस्कुराने लगे, फिर से मुझसे बात करें, मेरा नाश्ते पे इंतज़ार करें, मेरे गाड़ी में छोड़ने आए, कितना मिस कर रही हूँ ना पापा, आप जल्दी उठिए ना। वो वहीं ग्लास वॉल से खड़ी है और ना जाने उसे क्या हो गया था, एकदम जज़्बाती हो गई थी, आँसू बहने लगे थे और ना जाने टूट के मुँह से अल्फाज निकलने लगे थे, वो एकदम बिखर कर रह गई थी। सबा को तो सँभालना मुश्किल हो गया था। प्लीज़ पापा उठिए ना, आप क्यों नहीं उठ रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है पापा, इस भरी दुनिया में मुझे अकेला मत छोड़ के जाइए पापा प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको पता है ना ये दुनिया बहुत बुरी है ना, बुरे लोगों से भरी पड़ी है। हाँ, आप जानते हैं ना आपकी बेटी कितनी अकेली, मेरी मम्मा भी नहीं है ना, मैं नहीं रह सकती, आपको पता है ना मैं आप ही से लड़ती हूँ, आप ही से खुश होती हूँ। बच्चे अपने माँ-बाप से ही तो लड़ते झगड़ते हैं, सारी शिकायतें मैं आप ही से तो करती हूँ ना, और आप 1 मिनट में मेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर देता है ना। माँ-बाप तो एक घने पेड़ की तरह होते हैं जिसकी छाँव में बच्चे बैठ के सुकून की साँस लेते हैं ना, क्या वो छाँव मेरे हाथ से जाने वाली है कि ये छाँव हट जाएगी? ये पहले ही एक पेड़ हट चुका है मेरे सर से, यानी मेरे माँ का साया मेरे सर से हट गया था। अब क्या पापा आप भी चले जाएँगे? नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं मान सकती, मुझे डर लग रहा है पापा प्लीज़ उठिए ना। सबा को तो सँभालना मुश्किल, उन्होंने उसको गले लगा लिया। आज पहली बार सबा ने युसरा को गले लगाया था और वो कुछ बोली नहीं है और उनसे लिपट के और रोने लगी है। प्लीज़ बताइए ना मेरे पापा को क्या हुआ है? प्लीज़ वो उठ क्यों नहीं रहे हैं? वो अपनी युसरा को क्यों नहीं बुला रहे हैं? वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं? उनको क्या हो गया? इतने घंटे हो गए हैं, पापा को होश क्यों नहीं आ रहा? अरे युसरा ऐसा कुछ नहीं है, वो दवाओं के असर में है बेटा, इसलिए सो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी बात हो चुकी, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो मैं डॉक्टर से तुम्हारी बात करा देती हूँ बेटा। ऐसा कुछ नहीं है, हम बड़े से बड़े डॉक्टर बुला चुके हैं बेटा, हमने सब चेकअप करा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। तुम ऐसे करोगी तो तुम्हें पता है तुम्हारे पापा ने अगर तुम्हारी हल्की सी आवाज़ सुन ली ना बेटा तो वो तड़प जाएँगे, तुम्हें पता है ना तुमको कितना चाहते हैं। हाँ, मैं देखना चाहती हूँ मेरे पापा आँखें क्यों नहीं खोले, मुझे गले क्यों नहीं लगा रहे, मैं उनके सीने पे सर रख के सोना चाहती हूँ। पापा प्लीज़ उठिए ना, पापा प्लीज़ उठिए ना, ये कह रही थी और तभी शगुफ्ता बेगम आ गई और वो तो घबराई गई। युसरा की हालत देख के आँसुओं से चेहरा तर हो चुका था, लटें सारी उसके भीगे चेहरे से चिपक चुकी थी, दुपट्टा सर से हट चुका था। ऐसा बिखरा सोगवार हुस्न था कि कोई देखता तो देखता ही रह जाता। इतने में अफ़ान भी बाहर आ गए थे, उन्होंने एक नज़र उनको देखा, वो भी घबरा गए, इनको क्या हो गया? अभी तो अच्छी खासी थी, इतना रो क्यों रही? पापा प्लीज़ उठिए। वो शीशे के बाहर खड़ी और एक हाथ शीशे पे रखी थी और बस यही आवाज़ दिए जा रही थी। तभी शगुफ्ता बेगम ने कहा, अफ़ान तुम देखो उससे बात करो, अच्छा उसे समझाओ, देखो शायद तुम्हारी बात मान जाए। कि हम लोग से तो उसकी हालत देखी नहीं जा रही हो ना, मैं तो कुछ तो बोल ही नहीं पा रही हूँ। वो क्या है ना, मुझे खुद ही अपने पापा याद आने लगे हैं। बाप और बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है। मैं समझ सकती हूँ युसरा की जो हालत है, मुझे लगता है तुम कुछ कहो तो उसे अच्छा लगे। तुम बताओ कि डॉक्टर ने कहा ऐसा कोई बात नहीं, सब ठीक है। वो दरअसल अभी उठे नहीं है ना, होश नहीं है, उन्होंने युसरा को देखा नहीं है ना, युसरा ने उनको इसलिए ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। बेटियों के तो दिल ही अजीब होते हैं, अपने बाप से बहुत करीब होती हैं
वालिदैन ऐसी हस्ती ही है ना, और जिनके नहीं होते उनसे पूछो। शगुफ्ता बेगम के तो खुद ही आंसू आ गए थे युसरा की ऐसी हालत देख के, और सबा के भी रोना आने लगा था, मगर वो संभाल नहीं थी कि अगर मैं बिखर गई तो कौन संभालेगा मेरे घर को, मेरे शौहर, मेरी बेटी, तो सब बिखर के रह जाएगा। अजीब ही सीन था। तभी अफान धीरे से बढ़े और उनके कंधे पे हाथ रखा। दूसरा जैसे होश में आई, ऐसा भारी हाथ उनके कंधे पे था। उसने भीगी हुई नज़रें उठा के देखी। उफ़, ये नज़रें थी कि क़यामत थी। लाल डोरियां हो रही थी आंसू से तर, चेहरा भीगा हुआ था, खूबसूरत गुलाबी चेहरा काली लटों में जैसे चांद मुस्कुरा रहा हो काली घटाओं के बीच। ऊपर से वो रोती हुई आंखें, उफ़, क़यामत लग रही थी। हुस्न था कि क़यामत खेज था। इस सोगवार हुस्न को उसने कहाँ देखा था अफ़ान ने। एक ही नज़र में न जाने क्या हुआ कि अफ़ान के दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। सीधा दिल में उतर जाने वाली हद तक युसरा प्यारी लग रही थी, और मासूम सी, जैसे एक हिरनी ना जाल में फंस गई हो और न भागने की कोशिश कर रही हो, जैसे उसका कोई ना हो, बहुत अपसेट सी हो और घबरा रही हो, परेशान हो, चारों तरफ देख रही है कि कोई उसका अपना दिख जाए। अफ़ान का दिल करा कि उस नाजुक सी लड़की को अपनी बाहों में ले लो, अपने सीने में छुपा ले और कह दे कि नहीं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे हर वक्त मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूँगा। पर अफ़ान कह नहीं पा रहे थे, पर दिल बहुत कर रहा था कि इस नाजुक सी लड़की के जितने भी गम है सब अपनी अ, अपनी आँखों से उसके सारे आँसू को चुन लिया और उसके सारे गम अपने पास ले लिया और कह दे कि तुम खुश रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, एक मजबूत साया तुम्हारे साथ, तुम्हारा हमसफ़र। तुम्हारे पापा ने जो तुम्हारे लिए इंसान सेलेक्ट किया है ना, वो बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हें जो बहुत प्यार करेगा, तुम्हारी हिफाजत भी करेगा। पर ये अल्फाज उनके दिल ही में रह गए अफ़ान, पर वो बोल नहीं पा रहे थे, पर आंखें बहुत कुछ कह रही थी। पर युसरा को होश कहाँ था कि अफ़ान की आंखों को देख सके। वो तो अफ़ान से वैसे भी पहले चिड़ी हुई थी और अब थोड़ा डर भी गई थी। पर युसरा की वही हालत थी। फिर शगुफ्ता बेगम ने उसे गले लगा लिया, थोड़ा समझाया, उसको बैठाया, थोड़ा पानी वानी पिलाया, तो थोड़ी उसकी तबीयत ठीक हुई। शगुफ्ता बेगम उसको गले लगाए बैठी हुई थी। युसरा बहुत अपसेट हो रही थी और उसकी हालत भी ठीक नहीं थी। उसका पूरा जिस्म लर्जिश कर रहा था, वो काँप रही थी धीरे धीरे। अफ़ान को अच्छा नहीं लग रहा था उसको इस हालत में देखना। अपनी सोचों से उसे अपनी सोचों से वो फ़रार चाह रहा था कि मैं इस लड़की के बारे में क्या-क्या सोच रहा था। पर इसकी हालत देख के नहीं लगता कि ये वही लड़की, क्या है ये भला सी नाज़ुक सी लड़की, ज़रा सी बात में इतना रोने लगती, डर जाती, घबरा जाती। भला ये गिरोह में काम करने वाली लड़की, वहाँ की लड़कियाँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत दिल की मज़बूत होती हैं। उनको देख के तो कहीं से नहीं लग रहा है कि ये इतनी ज़्यादा अपसेट है। इनका बस चलता तो शायद इनके ही हार्ट अटैक आ जाता, मुझे लग रहा था, और ये मुझे भी हार्ट अटैक ही दे देगी लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा, मगर क्या करूँ, जिस तरह ये वो मुझे मिली थी, किडनैप तो यही कर रही थी और गिरोह में भी शामिल थी और सब ये फ्रेंड्स भी थी। मैं तो अजीब ही मुसीबत में फंस गया हूँ। इस लड़की के कितने रूप हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ देख रहा हूँ अपने वालिद के लिए इतनी परेशान है, फिर उस गिरोह में क्या कर रही थी जब इसे कोई चीज़ की कमी नहीं है, तो फिर ऐसे काम क्यों कर रही थी। मैं तो अजीब ही दुविधा में फंस गया हूँ। मैं क्या करूँ या अल्लाह, मुझे कोई रास्ता दिखाए। खैर वो चुपचाप खड़ा था। तभी शगुफ्ता बेगम ने कहा, अरे अफ़ान, तुम चुपचाप क्या करो, जाओ उसके लिए कुछ कॉफ़ी लेकर आओ, उसे कुछ खिलाओ। मुझे लग रहा है इसने ठीक से खाया भी नहीं, तभी इसका बीपी भी शूट कर गया होगा। देख रहे हो इसकी हालत कैसी हो, क्या खड़े हो तुम, बड़े ये अजीब शौहर हो तुम। जी हाँ, नहीं वो मैं जरा कुछ सोच रहा था। तुम बस सोचते ही रहना। शगुफ्ता ने अच्छा खासा क्लास ले डाला अफ़ान का। अफ़ान भी सर झुकाए खड़े रहे और बार बार नज़र युसरा के मासूम चेहरे पे ही उठ रही थी, कहीं से नहीं लग रही थी मासूम, प्यारी सी तो लग रही हैं। भला ये ऐसी हरकतें कर सकती हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। अब क्या करें, ये तो वक्त ही आएगा तो ही मैं इनसे पूछ पाऊँगा। अभी तो पूछना तो खतरे से खाली नहीं है, वरना मम्मा और खाला तो लगता मुझ पे ही चढ़ जाएंगी। मैं इनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, फिर आप उस दिन कर क्या रही थी जब आपको अपने पापा की इतनी फ़िक्र है, कहीं अंकल की तबीयत इसलिए तो नहीं ख़राब हुई। वो कहते हैं ना, पुलिस वालों को दिमाग तो अजीब ही चलता है। फ़ौरन शक आ गया अफ़ान के दिमाग में कि अंकल का हार्ट अटैक आना और इनका ऐसे तड़प के रोना और बार बार कहना कि पापा मुझे छोड़ के मत जाइए, ज़रूर इसी में कोई राज है, और अंकल की तबीयत ख़राब होना और इनका यूँ तड़प के रोना। मुझे लगता है तफ्तीश करनी पड़ेगी। अल्लाह मुझे क्या होगा, मैं क्या शक्की मिजाज का शौहर तो नहीं बनता जा रहा हूँ। आखिर पुलिस वाला हूँ, पर घर में थोड़ी मुझे करना है। आखिर को मेरी बीवी है, अंकल है मेरे। ओफ़ो, मैं तो पागल हो गई, मेरा ख़ानदान है, आखिर ये मेरी इज़्ज़त है। मैं ऐसी बातें तो नहीं कर सकता, मैं उनसे इस तरह पूछ सकता हूँ। आखिर मैं एक जेंटलमैन हूँ, जो भी कुछ है, पर मैं इनका शौहर तो हूँ ना। अगर लड़कियां गलती करती हैं तो शौहर कभी माफ़ नहीं करते, और शौहर हज़ारों गुनाह करके, हज़ारों कमियां होते हुए भी लड़कियों से कहा जाता है कि उनका साथ निभाओ, और लड़के 10 जगह चक्कर चलाते हैं। बीवियों को पता भी होता है कि इनका अफेयर चल रहा है, ये दूसरी शादी करने जा रही है, दूसरी शादी कर भी लेते हैं बीवी से छुपा के, और बीवियों को पता भी होता है तो ज़माना दुनिया पूरी कहती है कि शौहर के साथ निभाओ। समझी, औरत का काम होता है घर संभालना, शौहर को संभालना। तो क्या तुम रोक नहीं पाएंगे अपने शौहर को जब दूसरी औरत की तरफ जा रहा था। भला औरत किसी जाते हुए इंसान को रोक सकती है, इतना दम है क्या औरत में।
पर मर्द चाहे जितनी भी कमियां गुनाह कर ले, पर औरत से हमेशा यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सारे रिश्ते निभाए, चुप रहे और ऐसे ही मोहब्बत से घर को सोए, औलादों को, शौहर को वही अपनाइए। तो मोहब्बत है क्या, उसका दिल बुरा नहीं होता कि मेरा शौहर कितने बुरे कैरेक्टर का या बुरी हरकतों में या बुरे काम करता है। 10 बार देख लेती तब भी एक बीवी नहीं कह सकती। पर बीवी की अगर ज़रा सी भी कमी मिल जाए, वो भी सच है कि नहीं ये भी नहीं जानते, और अगर कहीं खुदा न करे गला ज़रा सी भी कमी मिल जाए तो या अल्लाह, ये शौहर, ये दुनिया, ये सास ससुर नंद नंदोई जितने भी रिश्ते होते हैं ना, पूरी दुनिया उंगली उठाने लगती है। ओहो ये औरत ठीक नहीं है, तुम छोड़ दो, दूसरी शादी करो, तुम कहाँ फंस गए बेटा, तुम्हें देख के शादी करनी चाहिए, ठीक लोग नहीं लग रहे हैं और तुम्हें कहाँ फंस गए, तुम्हें तो एक से एक अच्छी लड़की मिल जाती है और न जाने क्या क्या। मगर लड़के 10 गुना करे तो भी वो पाक साफ़ ही होते हैं ना, और लड़की से कहा जाता वहीं निभाओ, चाहे शौहर मारे पीटे जलील करे, जो सारे काम करवाए, मगर नहीं, औरतों को तो घर संभालना है, वो घर की इज्जत होती है। कहाँ जाओगी, माँ बाप नहीं रखेंगे, समाज क्या कहेगा, घर नहीं संभाल पे। शादी हो जाने का मतलब होता है कि शौहर के घर से मर के ही निकलना होता है, भले शौहर रोज़ ही मार रहा हो इंसान, औरत चाहे रोज़ मर रही हो। मरने का मतलब एक बार मर के दुनिया से चले जाना नहीं होता है। कुछ ज़िंदगियाँ होती हैं जो रोज़ मरती हैं, रोज़ जीती हैं, यानी कि वो जी तो रही हैं दुनिया को दिखाने के लिए, पर एक खुशी से जीना, एक मर मर के जीना अलग बात होती है। वो औरत ही समझ सकती है, वो लड़की समझ सकती है जिसके ऊपर ये बीत रही हो। अफ़वाह ने सोचा सच कहा, एक औरत अगर कोई गलती करते दिख जाए तो उससे सब सवाल करने लगते हैं। अगर कोई, मैं तो चलो अच्छा शौहर हूँ या अच्छा इंसान हूँ पता नहीं, ये तो वक्त बताएगा, पर अगर मेरे अंदर भी आएगा ऐसी कोई हादसा हुआ था या मेरे अंदर कोई कमी होती, तो युसरा से यही कहा जाता ना कि तुम शादी निभाओ बेटा, दुनिया वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, तुम शादी नहीं निभा पा रही हो, तुम्हें उसी के साथ रहना, उसी के साथ मरना है, जैसा भी शौहर है तो क्या हुआ, तुम संभाल लो अपने शौहर, अगर बिगड़ रहा है तो तुम अच्छे से सही रास्ते पे ले आओ। भला कौन बिगड़े हुए इंसान को सही रास्ते पे ले आता है। जैसे कि लोग कहते हैं ना, लड़का अगर बिगड़ रहा है ना तो इसकी फ़ौरन शादी कर दो, देखो सुधर जाएगा। भला बताइए, जिसके माँ बाप लड़के को ना सुधार सके, एक बेचारी बाहर से आई लड़की उस बिगड़े हुए लड़के को क्या सुधार सकती है। लड़कियाँ क्या सुधारने के लिए पैदा हुई हैं लड़कों को? हाँ, शराब पीता हो, चरस गांजा लेता हो, बुरे कामों में हो और न जाने किन किन गुनाहों में, तो लड़की से फ़ौरन एक सीधी सादी लड़की लाई जाती है और उस लड़के को दे दीजिए, चाहे वो मारे पीटे गलत कामों में और चला जाए, पर लड़की बोल नहीं सकती और उससे कहा जाता है तुम इसे सही रास्ते पे ले आओ, सही और सही से रिश्ता निभाओ, उसका ख्याल रखो। ये कौन सी बात हुई कि लड़की क्या इंसान नहीं होती? हाँ, मुझे तो लगता है लड़कियाँ अब शायद इस दुनिया में इंसान ही नहीं रहेगी, उनके कोई जज़्बात ही नहीं, उनकी कोई फ़ीलिंग नहीं, एक पत्थर हैं, चाहे मारो, पीटो, कूचो, कुछ भी करो, उठा के फेंक दो, मगर फिर वो सुबह उठें, काम करें, पूरा घर सँभालें, बच्चों को, ख़ानदान को, मोहल्ले को, पूरी दुनिया सँभालें, द यहाँ तक कि नौकरी करके भी पैसा कमा के लाओ। और शौहर साहब नशा करके आएँ या कुछ करके आएँ, कहाँ-कहाँ जाते हैं बुरे कामों में। पर बीवी वैसी उन्हें पाक-बाज़ और ग़ुलाम ही चाहिए होती हैं। ये कैसे दोहरे इंसाफ़ है। लड़की के लिए अलग और लड़के के लिए अलग। अफ़ान अपनी ही सोचों में उलझे हुए थे, युसरा पे बार-बार उनकी नज़र उठ रही थी। अब वो सोचने लगे, हाँ भी मैं क्या वही शौहर बन गया हूँ जो हर वक़्त शक करो, नहीं मुझे अपने शक से बाहर आना होगा। मुझे युसरा को एक बार चांस तो देना ही होगा। मैं उनसे सुनना तो चाहता हूँ, आखिर वो वहाँ क्या कर रही थी। इतनी जल्दी मुझे किसी नतीजे पे नहीं पहुँचना चाहिए। अगर इस जगह युसरा की जगह मैं होता और मेरी युसरा की शादी मुझसे हो गई होती तो क्या युसरा पूछ पाती? अगर चलो पूछ भी लेती हिम्मत करके, तो मैं तो उन्हें झिड़क ही देता ना, डाँट देता या तलाक की धमकी दे देता या फ़ौरन उनको घर से निकाल देता। अगर नहीं रह पा रही हो तो चली जाओ, तो कर लो, अपने बाप के घर बैठ जाओ, या कहीं और शादी करनी हो तो कर लो, मैं तो ऐसे ही था ऐसे ही रहूँगा। मगर दूसरा को मैंने ज़रा-सा देख लिया गलत जगह तो मैं कितना परेशान हूँ और कितना अपसेट हूँ। ये कैसी सोच है मर्दों की, इस सोच को अब बदलना होगा।